कर रहे हैं ऐसा ऐसा इंशाल्लाह सब चीजें शुरू करेंगे। चले भाई, मैंने आपको रेशोज में बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। सबसे पहले रेशो, मुझे सबसे पहले तो इस टॉपिक के, अच्छा ये वो टॉपिक्स है जो मैं मतलब पढ़ाता भी हूँ एयरलीज अपना उसमें सीनियर ग्रेड्स में ना, तो जो सीनियर ग्रेड में पढ़ाने वाले टॉपिक्स है ना उसका मेरा अलग है थोड़ा सा। आपको टॉपिक का मिल जाएगा कि किस टॉपिक का सवाल किस तरीके से आता है। मैंने आपको क्या बताया, आपको इसमें कुल मिलाकर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले मिलता है एक रेशो मिलता है, राइट। जी। उसके बाद या तो एक ही वैल्यू, सवाल लिख देता हूँ पूरा। ये पहला तो आपको मिलता है रेशो, सही है। और रेशो का हम बता चुके, रेशो वैल्यू नहीं होता, सही है। उसके बाद एक चीज होती है वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी, लेट्स से ए, और फिर यही तो ना मसला है, ऑनलाइन क्लास में बच्चे लिखते ही तो नहीं है ना। दूसरा होता है वैल्यू ऑफ बी, सही। और क्या होता है बताओ। सर यार परसेंटेज वाला डॉक्यूमेंट कहाँ रखा हुआ है आपने? मुझे मिला नहीं था। मटेरियल वन में। जी। तीसरी चीज क्या होती है बता दो। टोटल वैल्यू। हाँ, यानी वैल्यू ऑफ ए प्लस बी विच मीन्स द टोटल। और फिर सबसे आखिरी और सबसे खराब चीज क्या होती है। रेशो। भाई रेशो तो हो गया ना, शुरू में ही सुबह सुबह कर दिया वो हमने। वैल्यू ऑफ ए माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ द टू क्वांटिटीज, सही है। किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो उस टॉपिक के एंड में या उस टॉपिक के शुरू में कोशिश कीजिए, जनरलाइज कर लीजिए कि वो टॉपिक असेसमेंट में आता किस तरीके से है, उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, सही। वो समझ लीजिए पूरे पूरे टॉपिक आखिर में बैठ के जो पूरे पूरे चैप्टर्स की प्रैक्टिस हो रही होती है ना, वो करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बहुत ही मजे की बात बताऊं, आप लोग अभी मेजोरिटी 6 to 8 वाली है ना, तो आप में से ज्यादातर लोग प्रैक्टिस या प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पूरी पूरी टेक्स्ट बुक उठा के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। टेक्स्ट बुक एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे खोलनी ही नहीं चाहिए, सही है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यही कर रहे होते हैं, वो टेक्स्ट बुक में से जितना कुछ पढ़ाया गया है, लर्निंग जर्नल में जितना कुछ है, वो सारे का सारा उठा के दोबारा करना शुरू कर देते हैं, अगर करते हैं तो, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमने चैप्टर के आखिर में ये सीखा ही नहीं होता कि इस चैप्टर में जो कुछ हमने पढ़ा उसमें से असेसमेंट क्राइटेरिया पे क्या क्या चीजें फॉलो करती हैं और वो किस तरीके से क्वेश्चंस की शक्ल में आती हैं, सही है। चलो खैर इंशाल्लाह अब बड़े हो जाओगे, सीनियर स्कूल में पहुंचोगे तो ये सब चीजें भी सीखोगे। तो रेशो का सवाल मोस्टली ऐसा होता है, ये 5 चीजों से बनता है रेशो का सवाल, जिसमें एक चीज हमेशा होगी, ऐसा मान के चलो, वो होगा रेशो। ये हमेशा होगा तुम्हारे पास, सही है। जी। उसके बाद जो 4 चीजें हैं ना, उनमें से मोस्टली कोई एक होगी, सही। तुम्हें 90% सवाल ऐसे ही मिलेंगे रेशो के। लगता है मेरी स्क्रीन दोबारा नहीं आ रही। एक तो ये बड़े मसाइल है ना, बहुत ही मसले हैं इस मुल्क में। अच्छा, तो खैर बना, तो इन 5 चीजों पे सवाल बनता है बस, सही है। अब मैं स्क्रीन का क्या करूं दोबारा से। चलो भाई जरा, मैंने स्क्रीन हटा दी, अच्छा हट फौरन गई, वाह 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 वाह, क्या बात। हाँ, तो मैंने आपको यही कहा, ऐसा मान के चलिए कि रेशो आपको हमेशा मिलेगा, सही। ये 80-90% आपका कवर हो जाएगा रेशो फ्रॉम द असेसमेंट क्राइटेरिया ऑफ केम्ब्रिज असेसमेंट। जब मैं असेसमेंट क्राइटेरिया की बात करता हूँ तो वो केम्ब्रिज असेसमेंट क्राइटेरिया होता है। आपके स्कूल के टीचर का क्या क्राइटेरिया असेसमेंट का, वो मैं नहीं जानता, ठीक है ना, वो मैं प्रोडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। चलो भाई जरा सवाल पढ़ दो। आपको सबसे पहले रेशो मिल गया, बोलो, सवाल में जी। रेशो मिल गया।
जी सवाल में हमें रेशो मिल गया। उसके बाद दो लोग हैं, सैयद और उसकी अम्मा। सही है, तो सैयद और उसकी अम्मा, वैल्यू किसकी दी हुई है आपको, सैयद की, अम्मा की, दोनों की मिलाकर के दोनों की वैल्यूज का डिफरेंस। वैल्यू ऑफ बी मेकिंग एज। मतलब हाँ, मतलब मैं ऐसे मान लेता हूँ, अम्मी की एज दी हुई है, नहीं नहीं, अम्मी की एज ढूंढनी है। अम्मी की ढूंढनी है, ठीक है। तो ये जो है वो सैयद की एज है, और ये पूछा है हमसे, यानी सवाल में मैंने आपसे कहा इन पांच चीजों से लेके सवाल बनता है। तो अब मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा पांचों ही ले लेंगे, कोई तीन लेके सवाल बनाएंगे। तो फिलहाल सवाल ने ये तीन चीजें लेके सवाल बनाया है। इज दैट राइट? जी। अब मुझे बी चाहिए। याद रखना, हमको अगर ए या बी में से कुछ चाहिए तो एक रास्ता तो है टोटल लाने के बाद ए या बी कर लो, राइट? अब बहुत ध्यान से बात सुनना, बस ये मैं आखिरी बातें कर रहा हूँ इस टॉपिक की तुमसे। तो एक तरीका तो ये है कि जैसे बी की बात करूं तो बी के कितने पार्ट्स हैं? बी के कितने 7 पार्ट्स हैं? 7 7 आउट ऑफ, 9 यानी अगर मैं बी की बात करता हूं, यानी अम्मी की बात करता हूं अगर मैं, तो मदर्स एज इज इक्वल टू 7/9 ऑफ, किस चीज का 7/9? टोटल टोटल का 7/9। सही है, यानी अगर अम्मा की एज बतानी है तो टोटल पता होना चाहिए। आर वी क्लियर? जी। जी क्या टोटल पता है? नहीं। नहीं। टोटल नहीं पता, यानी इसका, अरे यार देखो, मैं हमेशा ऐसे काम करता हूँ कि बस क्या कुछ सिखा दूं मैं। अब मैं यही लिख रहा हूँ उसको, ये कहलाता है भाई, लिख दे रहा हूँ, ज्यादा मत पूछना अभी इस बारे में मुझसे, क्योंकि ये इतने कम टाइम में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, यानी ये मैं सोच रहा हूँ अभी। ठीक है, मुझे अगर अम्मी की एज चाहिए तो मुझे क्या समझ में आ गया कि अम्मी की एज निकालने का मतलब है 7/9 टाइम्स टोटल। क्या मुझे टोटल पता है? नहीं इसका मतलब है क्या मैं अम्मी की एज बता सकता हूँ? नहीं, नहीं कब तक नहीं बता सकता? जब तक आपको टोटल मिलेगा। जब तक आपको टोटल नहीं पता। अच्छा, सवाल ने टोटल नहीं बताया, इंस्टेड सवाल ने क्या बताया यार? एज का। किसकी एज बताइए? सही सही है। सैयद है या सईद है, जो भी है, तो सैयद एज, अच्छा सैयद की एज क्या है? 14। 14 है, यानी सैयद एज कितने हिस्सों पर है? तो दो पार्ट्स, आउट ऑफ 9। 9 ऑफ, 7 अरे क्यों 7 भाई? टोटल ऑफ किस का? टोटल ना, ठीक है। अब जरा यहाँ देखिए, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में आपको 2/9 तो खैर पता ही है, टोटल आप पता करना चाह रहे हैं, आपको सैयद की एज पता है, जी जी। ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपको क्या एक अकेली चीज है जो नहीं पता? टोटल टोटल। यानी यहाँ से आप टोटल टोटल निकाल सकते हैं, है ना? जी। अब सुनो बहुत काम की बात, ठीक है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं बहुत तफसील में तो नहीं जा पाऊंगा, ये थिंकिंग प्रोसेस है, ये लिख लेना चाहिए या लिखवा देना चाहिए। सही। अब वो आप अपने हिसाब से देखिए कहाँ पर लैकिंग हो रही है, लिखवाया नहीं जा रहा या लिखवाया जा रहा है बट आप नहीं लिख रहे। सही। आपने अक्सर शायद 8 क्लास जो लोग पढ़ चुके उन्होंने शायद नोट किया हो, या शायद 7 भी जो पढ़ चुके उन्होंने शायद नोट किया हो,
अक्सर ऐसा होता है सवाल ने हमसे एक चीज पूछी होती है, जबकि टीचर जब सॉल्यूशन स्टार्ट करता है वो स्टार्ट कहीं और से ही करता है, वो कुछ और मालूम करता है। सही है, टीचर पहले कुछ और मालूम करता है, फिर घूम कर आकर वो मालूम करता है जो सवाल ने पूछा है। राइट, वो उसे कैसे पता चल रहा होता है? वो ये थिंकिंग प्रोसेस को गो थ्रू करता है। कोई भी टीचर इस थिंकिंग प्रोसेस को गो थ्रू करता है। मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले वो चीज करने की कोशिश की जो सवाल ने मुझसे पूछा था। सवाल ने मुझसे अम्मी की एज पूछी थी, मैंने कहा अम्मी की एज जो है वो 7/9 ऑफ टोटल है। इस फॉर्मूले में मुझे कहा कि मैं अम्मी की एज नहीं बताऊंगा। कब तक नहीं बताऊंगा? जब तक तुम क्या नहीं ले आओ, टोटल। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है। पूछी मुझसे अम्मी की एज है, उसके लिए मुझे टोटल चाहिए। तो मैंने कहा टोटल कहाँ से आएगा? तो मैंने सवाल को खंगाला, मैंने देखा सवाल में मुझे क्या पता है, सवाल में मुझे सईद की है, सैयद की एज पता है। देखा यहाँ से मैं टोटल निकाल सकता हूँ। तो हम सवाल शुरू कहाँ से करेंगे? अम्मी की एज से नहीं सैयद। शुरू कहाँ से करेंगे? यानी अब मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ये जो मैंने साइड में लिखा है ना, ये थिंकिंग प्रोसेस, ये जाता है उस एडिशनल हिस्से में जो मैंने आपसे कहा कि 1/3 हिस्सा बना लेंगे। सही, ये लिखना बेशक आता हो नहीं आता हो, ये सोचना जरूर आना चाहिए। और ये सोचना तभी आता है जब आपने 2-4-6 दफा लिखा होता है। ऐसी हवा में सुन के नहीं आ जाता। सही है? तो सवाल हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं? सवाल हम शुरू कर रहे हैं 14 इज इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाइड बाय टोटल। ओके, जी। तो टोटल का मतलब 14 मल्टीप्लाइड बाय 9/2। 2 से 14 को कैंसिल किया, आंसर आया 7। 7 9 ज़ा 63। यानी अम्मी की और सईद की एज मिलाकर कितनी है? 63। 63। जैसे ही तुम ये ले आए, अब तुम अम्मी की एज बता सकते हो। सही है, जब तुम ये ले आए तो अब तुम्हें रियलाइज हो कि अब मैं अम्मी की एज बता सकता हूँ। लेकिन क्या अब तुम्हें अम्मी की एज बताने के लिए यहां जाना चाहिए? बोलो, बताओ। ये 63 जो लाए हो, ये 63 क्या है? टोटल दोनों की। टोटल दोनों की कंबाइंड एज है। अब अगर मैं चाहूं तो अम्मी की एज बताने के लिए यहाँ जा सकता हूँ। इस फॉर्मूले में मैं टोटल की जगह 63 रख दूं तो अम्मा की एज आ जाएगी, है ना? जी। जी। लेकिन क्या इससे बेहतर कोई तरीका तुम्हारे जहन में आ रहा है? जी। क्या है? 63 को 14 से माइनस कर दें। वेरी गुड। तो आप सोचना जब शुरू करते हैं ना, आइडियाज तब आना शुरू होते हैं। आपने कहा यार ये टोटल तो आ ही गया, अब मैं उस गंदे से फॉर्मूले में जाकर 7/9 मल्टीप्लाई बाय टोटल इसमें चीजें रखूं। इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं टोटल में से सईद की एज को माइनस कर दूं, तो पता लग जाएगा कि अम्मा कितनी बुढ़ी है। सही है, तो आपने कहा ठीक है तरीका तो है मेरे पास, लेकिन मुझे अब उससे बेहतर एक तरीका आगे करना। इज दैट राइट? जी। अब एक बात जहन में बिठाओ, जब भी कभी इस तरह का कोई सिचुएशन में फंसो ना, जब सवाल तुमसे पूछे कुछ और टीचर शुरू कहीं और से करे, अगर तो तुम्हें समझ में आ जाए कि उसने यहाँ से क्यों शुरू किया तब तो ठीक है, लेकिन उससे ये जरूर पूछो कि आपको कैसे पता चला कि सवाल यहाँ से शुरू करना है। मैं पेपर में जब बैठा हुआ हूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा सवाल यहाँ से शुरू करना है? आप मुझे ये सिखाएं, सवाल करना नहीं सिखाएं आपको, सवाल मैं कर लूंगा। आप मुझे ये बताएं कि सवाल ने पूछा आपसे एक्स है, तो आपने वाई क्यों पहले बताया? कि आपने डायरेक्टली एक्स क्यों नहीं बताया? आपने वाई पहले क्यों बताया? और आपको कैसे पता चला कि पहले वाई बता? आप मुझे वो सिखाएं। सही है। अच्छा, अब मैंने ये तरीका कर दिया बड़ा प्यारा सा तुम्हारे सामने। सही है। जी। इस तरीके में ना एक प्रॉब्लम है, जब सवाल ये वाली सिचुएशन देता है ना, रेशो दे दे, ए दे दे और बी भी दे दे तुम्हें। सही, सॉरी सॉरी सॉरी, रेशो दे दे, ए दे दे और बी पूछे, तो मैंने जो तरीका बताया वो टोटल निकालने के बाद का बताया। राइट। जी। अच्छा, अब ये सवाल इस तरीके से करने से पहले एक बात का ख्याल रखना,
जैसे भी हम पार्ट ए कर रहे हैं तो किसी की भी आदत नहीं होती कि पार्ट ए से पहले पार्ट बी पढ़ ले, होनी भी नहीं चाहिए। होता क्या है, कभी कभी पार्ट बी में ना वो टोटल पूछता है, कहता है यहाँ पूछता है कि व्हाट इज द टोटल एज, भाई। तो जब ये वाली सिचुएशन का सवाल कर रहे हो तो पार्ट ए को करने से पहले जरा पार्ट बी पर नजर मार लो, कौन सी सिचुएशन जिसमें रेशो दिया है, ए की वैल्यू दिया है और बी की वैल्यू दिया है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार, रेशो दिया है, ए की वैल्यू दिया है और बी पूछा हुआ है। इस केस में अगर तुम हो तो टोटल मेथड करने से पहले पार्ट बी देख लेना, कहीं पार्ट बी में तो टोटल नहीं पूछा उसने सवाल का। अगर पार्ट बी में टोटल पूछा है ना, तब ये जो तरीका मैंने किया है ये तरीका गलत है। सही है। अब तुम बोलोगे यार ये इतनी बारीक बारीक बातें याद कैसे रहेंगी, इतनी बारीक बारीक बातें याद ऐसे रहेंगी जब आप टॉपिक को असेसमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से पढ़ेंगे ढंग से। अभी तो आपको एक ही सवाल पढ़ाया है ना, ठीक है। जब आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार डिस्कस करेंगे, चीजें आपके जहन में बैठ जाएंगी। ये 35-40 टॉपिक्स पढ़ाते हैं लो लेवल के बच्चों को, और पढ़ने वालों को इतनी बारीक बारीक बातें याद रहती हैं क्योंकि वो डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, तो उनका जहन बनता है उस तरीके से। सही है। तो वो फौरन नहीं बनता, टाइम लगता है, लेकिन बनता है। सही है। अच्छा फर्स्ट करो टोटल मुझसे पार्ट बी में पूछा था, तो फिर पार्ट ए में वैलिड तरीका क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मुझसे पार्ट बी में टोटल पूछा है तो इसका मतलब है मुझे पहले पार्ट में टोटल मालूम करके नहीं देना चाहिए था। जी तो अगर टोटल नहीं मालूम करता तो क्या तरीका था तुम्हारे पास, कोई था तरीका? जी हाँ मैं बहुत देरी पूछ रहा हूँ कि अगर टोटल नहीं मालूम करना चाह रहे तुम यहाँ पर, तो ऑल्टरनेट मेथड होगा कोई ना कोई। तो ऑल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है? तुम्हें रेशियो दिया है, जी तूने कुछ वैल्यूज भी दी है, जी वो जो वैल्यू दी वो कितने पार्ट्स की है? दो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 14 14। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हुई? 7 तो 7 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 49 ठीक है। तो ऑल्टरनेट मेथड में 2 चीजें आती हैं, एक आता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब एक पार्ट की वैल्यू पता कर लो। ये मैंने आपको पहले भी नहीं पढ़ाया था, ये मैं आपको अभी भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। सही है। दूसरा प्रोपोर्शन मेथड। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि यूनिटरी मेथड अगर पढ़ाने बैठा मैं तो फिर मैं बाकी चीजें नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो इसलिए मैं ये मेथड पढ़ा नहीं रहा हूँ। ये एक मेथड होता है, सिर्फ बता दिया। ठीक है, क्योंकि ये फिर ढंग से पढ़ाना का मेथड है ना, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही चलाने के लिए पढ़ा दिया। प्रोपोर्शन मेथड मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स की वैल्यू है 14, आपको 7 पार्ट्स की वैल्यू पता करनी है जो x है। सही है। याद आ रहा है ये मेथड अभी 2 दिन पहले पढ़ाया था। जी 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 7, x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 2। और इसको भी अगर आप करेंगे तो टोटल अपना हाय हाय, ये मैंने 63 में से 14 माइनस किया तो मेरा 59 क्यों आया? 63 में से 14 माइनस कर दो तो क्या आता है? 49 शाबाश, मैं तो बोल भी नहीं रहा। तो शुक्र है मैंने ऑल्टरनेट मेथड कर दिया, वरना तुम लोग तो बोलते रहते इनको तो पढ़ाना नहीं आता, तो गलत पढ़ाते हैं, इनको तो सब्ट्रैक्शन ही नहीं आती। सही है। तो जी ये ऑल्टरनेट मेथड कब लगाना है? अगर टोटल उसने बाद में पूछा है। और याद रखिएगा, हम लोग हमेशा जब सवाल करना शुरू करते हैं तो पहले पार्ट ए करते हैं और फिर कहीं जाकर पार्ट बी करते हैं। और पार्ट ए कर लेने के बाद हमें रियलाइज होता है कि यार अरे टोटल तो इसने पार्ट बी में पूछा है, मैं तो पहले बता चुका। सही है। तो अगर इस सिचुएशन का सवाल है तो आपको सिचुएशन देख के समझ में आना चाहिए कि यार इस सिचुएशन में ये हमारे साथ तमाशे भी करते हैं कभी कभी। वो क्या तमाशे करते हैं कि टोटल वो बाद वाले पार्ट में पूछते हैं, और हम क्योंकि रट्टे मार के आज आए हुए थे फॉर्मूलों के, तो हम पहले पार्ट में टोटल बता के बैठे हुए होते। अब पार्ट बी में हमारे पास करने के लिए कुछ रहता ही नहीं है कभी कभी, तो हम कहते हैं टोटल, वो टोटल तो हम पिछले पार्ट में निकाल चुके। तो इस पार्ट का आंसर तो इसी पार्ट में देना है आपको, पिछले पार्ट से थोड़ी मिलेगा उसका आंसर का जवाब, अपना मार्क्स आपको। सही है। खैर यहाँ तो ये सिचुएशन नहीं है, यहाँ उसने अगले पार्ट में तो टोटल नहीं पूछा। अगले पार्ट में दोबारा, अब जरा बताओ मुझे सबसे पहले रेशो मिला हुआ है,
जी अब मैंने तुम्हें पहले 500 चीजें दिखा दी, अब तुमसे उतना ही कलेक्ट करना है जितना दिया हुआ है, रेशो मिला हुआ है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या ए मिला है, बी मिला है, ए प्लस बी मिला है कि ए माइनस बी मिला है? ए ए मिला है, ए मिला है नहीं तुम्हें? नहीं क्या मिला है? टोटल मिला है। तो यानी एक तरीके से ए प्लस बी दोनों वैल्यूज का कंबाइंड टोटल मिल गया। सही है। पहले कौन है इसमें? फातिमा है, और फिर कौन है? उसके अब्बू है। तो मतलब एक तरीके से फातिमा ए है और अब्बू बी है ना? अच्छा भाई, मैंने आपको रेशो दे दिया, मैंने आपको टोटल दे दिया, और मैंने आपसे क्या कह दिया? किसकी वैल्यू बताओ? एक ही ए फातिमा की। की एक। सही है। तो आप, अच्छा इतना काफी है सवाल सॉल्व करने के लिए, या तुम्हें बी की वैल्यू या ए माइनस बी की वैल्यू भी चाहिए होगी? नहीं चाहिए भी कोई वैल्यू और। नहीं चाहिए होगी, तो आइडियल केस है। अब फातिमा, फातिमा के कितने पार्ट्स हैं? 3 3 आउट ऑफ 12 11 12, 11, 3 11th 11 ऑफ 3 11th ऑफ 66 द टोटल विच इज 66। ये आप किसकी एज मालूम कर लेंगे? फातिमा फातिमा की। तो 66 को 11 से डिवाइड कर दिया, 6 3 6 आर, 18। तो फातिमा 18 साल बुढ़ी है। आया समझ में? जी ये आपका रेशियो का स्ट्रक्चर है। मैं आपको हर सवाल नहीं करवा सकता, मैं सिर्फ एक चीजों की अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल शेयर कर सकता हूँ, और बता सकता हूँ कि व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच ऑफ प्रैक्टिसिंग समथिंग। ठीक है। तो मैं फिलहाल जिस सिचुएशन में हम हैं, हम आपको कभी भी हर चीज करवा के नहीं दिखा सकते। कि एक सवाल मैं और कर देता हूँ थिंकिंग प्रोसेस के साथ। कोशिश कीजिएगा कि जब भी कभी कोई टॉपिक पढ़े, अगर उसमें थिंकिंग प्रोसेस लगता है तो लिखें। सही है। चले हाँ, चलो ये भी करते हैं। सबसे पहले चेक करो क्या, सबसे पहले रेशो तो है तुम्हारे पास, राइट? जी जी उसके बाद क्या है तुम्हारे पास? या तो ये ए है। डिफरेंस हाँ। ठीक डिफरेंस है। अच्छा, अब डिफरेंस की बात सुनो। डिफरेंस ना, डिफरेंस ही हमेशा बहुत टेढ़ी जुबान में देते हैं, कभी भी ये नहीं कहते द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज इज दिस। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कोई नेक किस्म का इंसान बनाया ना पेपर, तब तो हो सकता है, वरना उमूमन ऐसा नहीं होता कि वो ऐसे बिल्कुल खुद से बता दें। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना ये क्या है, तो आप देखिए क्या ये ए है, क्या ये बी है, क्या ये दोनों का कंबाइंड है। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो फिर ये डिफरेंस है। सही, क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना, कुल मिला के 5 चीजें मिलती है, एक रेशो, उसके बाद ए या बी, या ए प्लस बी, या ए माइनस बी। ए माइनस बी डायरेक्टली कभी कभी नहीं समझ में आता, तो पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको शेयर किया है, आप सारे के सारे चीजें इसमें से पढ़ जाएं कि ए माइनस बी वाली स्टेटमेंट क्या क्या है, किस किस तरीके से ए माइनस बी सवाल आमतौर पर बताता है। ठीक है। लेकिन इतनी मेहनत कौन करता है? हमारे बच्चे नहीं करते इतनी मेहनत, वो चाहते हैं हर चीज पकी पकाई मिल जाए। तो हमारे बच्चे इतनी मेहनत खुद से तो नहीं करते। मेरे जैसा कोई टीचर होता ना, वो प्यार से, फिर प्यार से करवा लेता तो कर लेते। सही है। तो खैर, तो तो कभी कभी होता है ए माइनस भी समझ में नहीं आता, तो आप देखिए क्या ये ए है, ए नहीं है, क्या ये बी है, बी भी नहीं है, क्या ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी भी नहीं। ये तीन चीजें आराम से समझ में आती है। अगर ये इन तीनों में से कुछ नहीं है तो ये ए माइनस बी है। सही है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है चीजें सीखने का, वैसे ही बता रहा हूँ। कोशिश करें कि सारे स्टेटमेंट्स आप पढ़ लें ए माइनस बी। खैर, मेरे पास ए माइनस बी ही है। इसने मुझसे क्या बोला? फाइंड ईच पर्सन शेयर। तो इसने मुझसे क्या ए की वैल्यू पूछी है, या बी की वैल्यू पूछी है, या दोनों ही चीजों की वैल्यू पूछी है? दोनों चीजों की यानी दोनों की इसने अलग मुझसे बात। कहा कि ए, दोनों की अलग अलग वैल्यू, यानी इसने मुझसे कहा ए भी बताओ और बी भी बताओ। ये बात है। जी ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा भाई चलो पहले हम इतना केस बना लेते हैं, इतना केस बनाते हैं पहले। रेशो है, ए माइनस बी है, ए की वैल्यू बता दो। अच्छा भाई, अब चलिए, जरा रेशो तो आपको नजर आ रहा है। 5 हिस्से किसके हैं? चेन जेन ए के। के 3 हिस्से किसके हैं?
ए के, सही है, ए या जेन एक ही बात है, और 3 हिस्से केन के या कैन जो भी है। हमें एक वैल्यू दी हुई है 16, ये 5 हिस्सों की वैल्यू है, 3 हिस्सों की वैल्यू है या 8 हिस्सों की वैल्यू है, ये तीनों ऑप्शन गलत है। ये 5 और 3 को बचा के कितना है वो उसकी वैल्यू है। तो कितने पार्ट्स की वैल्यू है? 5 की है, 3 की है, 8 की है। या मैं जो ये 2 की वैल्यू, ना तो ये 5 की है, ना ही ये 3 की है, ना ही ये 8 की है। ये तो कह रहा है भाई केन का शेयर जेन से $16 कम है, तो डिफरेंस की वैल्यू यानी कितने हिस्सों की वैल्यू हो गई? 2 हिस्सों की वैल्यू हो गई। सही है, जी यानी आपको जो डिफरेंस है वो पता है, यानी आपको ये पता है 2 आउट ऑफ 8 ऑफ टोटल टोटल इज इक्वल टू 16। सही है, यानी टोटल में से अगर मैं 2 हिस्से ले लूं तो वो 16 के बराबर बनते हैं। सही है, अभी मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं पढ़ा रहा हूं कि हमें पेपर में इतनी वर्किंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी मैं आपको मार्किंग स्कीम ना तो पढ़ा रहा हूँ, ना मैं पढ़ा सकता हूँ। सही है, मार्किंग स्कीम तब पढ़ाई जाती है जब बच्चे को टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आ जाए, फिर हम मार्किंग स्कीम पढ़ाते हैं। तो अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो 2 मार्क्स के लिए सूटेबल है कि नहीं है, वो बात हो ही नहीं रही। तो ये नहीं कि बाद में कभी कोई पढ़ाए तो तुम बोलो कि यार वो देखो हमें तो सर ने बताया नहीं था। हर चीज हम अभी फिलहाल नहीं बता रहे, पहले टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर आती है मार्किंग स्कीम, और मार्किंग स्कीम सीखने में उम्र गुजर जाती है। सही है, तो वो मैं आप पे भी बर्डन नहीं डाल रहा है। मुझे टोटल की वैल्यू पता लग जाए अगर, तो शायद कुछ हो जाए। ये हुआ 4, टोटल आ गया 64। इज दैट राइट? जी तुम तो टोटल ले आए यार, चाहिए थी ए और बी की वैल्यू, तुम तो टोटल ले आए। चलो अच्छा ले आए, अब जब टोटल आ गया तो फिर 5/8 times 64 equals to James share। तो मैं बस जेन लिख रहा हूँ यहाँ पर। जेन है 5/8 ऑफ 64, तो वो हो गया 40। उसके बाद तुम केन का शेयर किस किस तरीके से बता सकते हो? 64 माइनस 40 करके भी बता सकते हैं और फिर फॉर्मूला लगा के भी बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैं एक ये कर सकता हूँ कि 64 में से 40 माइनस कर दूं तो आएगा 24, और मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं 3/8 ऑफ 64 पता कर दूं तो भी मुझे आंसर 24 ही मिलना चाहिए है। वो तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें कौन सा तरीका अच्छा लगता है। मुझे तो सिर्फ इतना बताओ, क्या ये जो तरीका मैंने पूरा किया टोटल मालूम करके जेन और फिर केन, क्या एग्जामिनेशन के मार्क्स देखते हुए ये बेहतरीन तरीका रहा होगा? जी एग्जामिनेशन के मार्क्स देखते हुए इस सिचुएशन में ये बेहतरीन तरीका नहीं रहा होगा। सही है, मुझे 2 हिस्सों की वैल्यू पता थी जो 16 थी, मैं 5 हिस्सों की वैल्यू पता करना चाह रहा था। सही है, ठीक ये मैं ऐसा करता हूँ, एक्स से तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। कौन है ये? जेन है ना 5 हिस्से पे, समझ आ रहा है? जी ये मैंने जेन पता कर दिया सीधा सीधा, मैंने टोटल एक्स्ट्रा आंसर नहीं पता किया। जेन के बाद कैन के लिए बेहतरीन मेथड क्या होगा अंडर द गिवन सिचुएशन? फॉर्मूला या ये? कैन के लिए फॉर्मूला करूं या ये करूं? अरे यार ऐसा क्या पूछ लिया मैंने, जल्दी बताओ। ये करें। आपको तो पहले टोटल पता ही नहीं होगा हम्म, इसलिए अच्छा हाँ, ठीक अगर है, हाँ दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो इसका ये मतलब है कैन के लिए मुझे टोटल तो पता ही नहीं है, तो मुझे क्या टोटल तो मैंने पता ही नहीं किया ना। अच्छा, फिर कैन के लिए भी देखो, कंफ्यूज नहीं होना बस। कैन के लिए 2 की वैल्यू पता थी, कैन के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ 2 इज 16, 3 इज कैन, या तो मैं ये करूंगा, सही है। अच्छा, टोटल मुझे नहीं पता। मुझे एक चीज पता है, मुझे क्या चीज पता है बताना जरा। देखो, ये मैंने कहाँ से किया। आपको क्योंकि चेन के 5 पार्ट्स पता है और 2 पार्ट्स की भी वैल्यू पता है, आप अगर दोनों को माइनस करेंगे तो फिर आपके पास 3 पार्ट्स की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, ये भी और कह सकती हो। ठीक है, और बोलो 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 और बोलो। और 3 कैन के पास पार्ट्स है। मतलब वो तो वही बात होगी ना कि वो तो 3 पार्ट्स की वैल्यू इस तरह से निकाली तुमने। मुझे एक सेंटेंस भी पता है, ये मुझे ये पता है कि कैन के पास $16 जेन से कम है, सही है ना। जी। ये भी तो सवाल ने बताया था ना मुझे। तो इस सवाल को करने का जो बेहतरीन तरीका हो सकता है एज पर द गिवन मार्क्स, वो ये है जो मैंने यहाँ करके दिया, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, इनिशियली हम आप लोगों को या कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को पहले ये नहीं सिखाता, ठीक है। पहले हम सिर्फ किसी भी चीज की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाती है उसके बाद फिर हम बच्चों को कहते हैं कि अब इसका बेस्ट तरीका ढूंढ के लाओ। बेस्ट तरीके के लिए सारे तरीके पढ़ने पड़ते हैं। जब आप सारे तरीके पढ़ते हैं उसके बाद फिर आप इस काबिल होते हैं, जब आप उसमें से बेहतरीन कौन सा है वो तलाश करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, बेहतरीन तरीका इजीएस्ट नहीं होता, ठीक है। हम लोगों की बेहतरीन की डेफिनेशन ये होती है, हमारा अच्छा तरीका क्या होता है, जो आसान हो, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में या सीए एग्जामिनेशन जो क्राइटेरिया है असेसमेंट का, उसमें बेहतरीन तरीका इजीएस्ट तरीका हो ये जरूरी नहीं। वो खैर फिर एक चीज है, पूरा एक है। वो फिर इंशाल्लाह जब सीनियर स्कूल में आप पहुंचेंगे तो फिर आपको ये सिखाया जाएगा इंशाल्लाह, होपफुली, ठीक है। तो उसके लिए जरा सी मेहनत करनी पड़ती है। बस इतना ही मुझे रेशो में सिखाना था आपको, ठीक है। रेशो के सवाल ये डॉक्यूमेंट शेयर्ड है, इसमें से जिस तरह के सवाल मैंने कराए हैं उस पर फोकस कर लीजिए। इसमें मैंने मैप ड्राइंग के सवाल नहीं कराने, इसके बाद वाला सवाल मैप ड्राइंग है। मैप ड्राइंग हमारा फोकस नहीं है, ठीक है। और इसमें रेट के सवाल है, रेट भी हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, ठीक है।